नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश पैरामेडिकल कोचिंग वाला के इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, लास्ट की क्लास में हम लोगों ने मोल कंसेप्ट जो है वो लगभग खत्म कर दिया था। ठीक है, कुछ एक टॉपिक जो है वो एन फैक्टर वगैरह जो है वो मैं रेडॉक्स में ढंग से पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आज सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर सेकंड है, उसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, बेसिक से स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक लेके जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से एक्सपेरिमेंट होते हैं, कौन कौन सी थ्योरीज आती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? देखिए, सबसे पहला हमारा जो एक्सपेरिमेंट है इसको अपन कहते हैं कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट है? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट क्या होता है और किस पर्पस के लिए किया गया था? तो पहले हम लोग एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं क्या था। बेसिकली हमारे पास क्या था, एक कांच की या ग्लास की एक ट्यूब ली गई थी इस तरीके से। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूं कि ये मेरी ग्लास ट्यूब है। अब इस ग्लास ट्यूब के अंदर हम लोगों ने दो इलेक्ट्रोड जो है वो इस तरीके से अरेंज कर दिए और यहां पर मैंने हाई वोल्टेज की बैटरी भी लगा दी। हाई वोल्टेज मतलब बहुत ज़्यादा वोल्टेज होता है। ठीक है, यहां पर मैंने ये लगा दी हाई वोल्टेज बैटरी। और यहां पर ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है तो इसको मैंने नाम दे दिया एनोड, और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, इसको मैंने नाम दे दिया कैथोड। ठीक है, अब और यहां पर जो हमारी जो एनोड वाला पार्ट है, इस एनोड वाले पार्ट पे मैंने इस तरीके से एक स्क्रीन जो है वो बना के रख दी। ये जो स्क्रीन बनी हुई है हमारी, ये बनी किसकी हुई है? ये बनी हुई है ZNS स्क्रीन। ZNS स्क्रीन क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ZNS स्क्रीन के पास फ्लोरोसेंट का नेचर होता है। फ्लोरोसेंट का मतलब होता है चमक वाला गुण होता है इसके अंदर। ठीक है, अब क्या होगा, इसके अंदर हम लोगों ने वेरी लो प्रेशर पे गैस भर दी। वेरी लो प्रेशर पे मैंने क्या भर दी? गैस भर दी। मतलब गैस जो है वो कोई भी भर सकते हो, पर उसका प्रेशर बहुत कम होना चाहिए। मतलब बहुत हल्की, मतलब बहुत कम मात्रा में गैस होनी चाहिए। अब गैस को शो करने के लिए मैंने गैस को इस तरीके से बना दिया ताकि आपको समझ में आए। तो मैंने ये गैस के पार्टिकल को इस तरीके से बना दिया। ये किसको शो कर रहे हैं? ये शो कर रहा है गैस को। ठीक है, मतलब गैस के पार्टिकल ऐसे 4 पार्टिकल नहीं है, गैस के लाखों करोड़ों पार्टिकल्स है, पर अभी समझने के लिए हम लोगों ने गैस के पार्टिकल्स को बना दिया। अब आगे क्या होगा, जैसे ही आप हाई वोल्टेज से बैटरी सप्लाई, मतलब हाई वोल्टेज से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करोगे, तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के बाद क्या होता है देखिएगा। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के बाद ये जो कैथोड है, कैथोड से एनोड की तरफ एक इनविजिबल रेज निकलती है। कौन सी रे निकलती है? इनविजिबल रे। तो जैसे ही आपने बैटरी से मतलब वोल्टेज देना स्टार्ट किया तो कैथोड से एनोड की तरफ, कैथोड से एनोड की तरफ एक रे निकलती है, इनविजिबल रे। अब उस इनविजिबल रे को हमने पहचाना कैसे? तो इनविजिबल रे को पहचानने के लिए ये दिखाई दे रही है ZNS की स्क्रीन। इस ZNS की स्क्रीन के पास में फ्लोरोसेंट प्रोड्यूस हुआ। फ्लोरोसेंट का मतलब मैंने अभी बताया था, चमक प्रोड्यूस हुई। कहने का मतलब ये है कि जब कैथोड से, जब अपन ने इलेक्ट्रिसिटी पास की तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर कैथोड से कुछ पार्टिकल्स निकले और वो पार्टिकल जो है इस एनोड की तरफ मूव किए। ठीक है, तो कैथोड से जब एनोड की तरफ पार्टिकल मूव करेंगे तो जैसे ही वो पार्टिकल एनोड की लेयर पे टकराएंगे तो एनोड पर जो ZNS की स्क्रीन थी ना, वो ZNS की स्क्रीन शाइन करने लग गई, चमकने लग गई। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि कैथोड से कुछ निकला, क्योंकि एनोड की तरफ शाइन करने का ये मतलब है कि कैथोड से कोई पार्टिकल आ रहे हैं। ठीक है, तो यहां से इनविजिबल रे की जो डायरेक्शन थी वो कहां से कहां की तरफ थी? इनविजिबल रे की जो डायरेक्शन थी वो थी कैथोड रे, कैथोड से किसकी तरफ? एनोड की तरफ। जो डायरेक्शन थी कैथोड से किसकी तरफ थी? एनोड की तरफ थी। कैसे पता चला? ये पता चला क्योंकि हमने वहां पर क्या ऐड कर रखा था? फ्लोरोसेंट ऐड कर रखा था। ठीक है, अब ये कैथोड रे ट्रेवल कैसे कर रही है, इसका पाथ कैसा है, तो उसको समझने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए
मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पर गैस के इस तरीके से पार्टिकल्स बना रखे थे, दीज आर द गैसेस पार्टिकल्स प्रेजेंट इनसाइड द ग्लास ट्यूब। और यहाँ पर मैंने जो है इलेक्ट्रोड लगा रखी थी, ये थी एनोड, ठीक है ना, और यहाँ लगा रखा था मैंने क्या, कैथोड, ठीक है। और एनोड पर मैंने क्या किया था, ZNS की स्क्रीन की कवरिंग कर दी थी इस तरीके से, कोटिंग कह दो आप इसको। तो ये ZNS की स्क्रीन की कोटिंग कर दी मैंने, ठीक, बात समझ आ रही है, ये ZNS की स्क्रीन हो गई। और जैसे ही आपने हाई वोल्टेज से, ये था कैथोड वाला पार्ट और ये था एनोड वाला पार्ट, जैसे ही आपने कैथोड से इनविजिबल रेस निकालना स्टार्ट किया, इट मींस कि आपने जैसे ही हाई वोल्टेज बैटरी सप्लाई की तो कैथोड से कोई पार्टिकल निकला और वो पार्टिकल जो है, वो जो गैस यहाँ प्रेजेंट दिखाई दे रही है आपको, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। मान लीजिए कि ये गैस जो है वो ए गैस है, ए कोई भी गैस हो सकती है। तो जैसे ही कैथोड से पार्टिकल निकले, पार्टिकल जाके इस गैस पे जाके टकरा गए, पार्टिकल डायरेक्ट नहीं पहुंचे, ध्यान रखिएगा मेरी बात। जो कैथोड से पार्टिकल निकल रहे हैं ना, वो पार्टिकल डायरेक्ट एनोड की तरफ नहीं गए, बीच में जो आपने गैस रखी है, सबसे पहले उन पार्टिकल्स ने क्या किया होगा, उन पार्टिकल ने इस गैस पर जाके आयोनाइज्ड किया होगा। मतलब हो क्या रहा है कि जैसे ही ये पार्टिकल जाके इस पर टकराया होगा तो यहां पर गैस जो है वो आयोनाइज्ड हो गई। आयोनाइज का मतलब होता है आयनीकृत हो गई गैस, क्या हो गई, आयनीकृत। अब आपको पता है कि अगर कोई गैस को आयनीकृत करोगे, आयोनाइज्ड करोगे, तो होता क्या है इससे। तो जैसे मेरे पास ए गैस थी, जैसे इसको आयोनाइज्ड करोगे वो बनाएगा A+ गैस और बाहर निकालेगा इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये हो रहा है कि जो कैथोड रेस से जो रेस निकल रही है वो डायरेक्ट यहां पर ना पहुंचकर पहले इस गैस से टकराई होगी, और इस गैस से टकराने के बाद इस गैस को आयोनाइज्ड किया, और आयोनाइजेशन के बाद आपके पास मिला एक पार्टिकल जिसका नाम था ये इलेक्ट्रॉन, मतलब नेगेटिव पार्टिकल। अब इस नेगेटिव पार्टिकल ने इस गैस को जाके आयोनाइज्ड किया, यानी यहां से ट्रेवल हो रहा है नेगेटिव पार्टिकल, यहां से भी नेगेटिव पार्टिकल ट्रेवल हो रहा है, यहां से भी नेगेटिव पार्टिकल ट्रेवल हो रहा है। फिर ये गैस आयोनाइज्ड हो गई, फिर इसने अगले वाले को आयोनाइज्ड किया, इसने अगले वाले को आयोनाइज्ड किया, फिर ये पार्टिकल जाके यहां पहुंचा। बात समझ में आ रही है। तो जो यहां से पार्टिकल निकला ना, वो डायरेक्ट ना पहुंच करके बीच में अनेकों स्टेप से होता हुआ गैस को आयोनाइज्ड करता हुआ, और लास्ट वाला जो गैस का पार्टिकल है वो जाके इस पे जाके टकरा गया, और इसकी वजह से जो ZNS की स्क्रीन जो थी वो क्या करने लग गई, इसकी वजह से जो ZNS की स्क्रीन थी वो फ्लोरोसेंट करने लग गई। फ्लोरोसेंट का मतलब मैंने अभी बताया, चमकने लग गई, ठीक है। तो पाथवे कैसा था, कैथोड से एनोड की तरफ, ठीक। तो अब डेफिनेशन वगैरह जो थ्योरी वगैरह वो क्या होती है कि पहला पॉइंट ये होता है कि दीज आर द इनविजिबल रेज। दूसरा पॉइंट क्या होता है, ओरिजिन जो है उसका, ओरिजिन फ्रॉम, कहां से ओरिजिन होता है, कैथोड से। तीसरा पॉइंट ये कहते हैं हम लोग कि कैथोड रेस आर मेड अप ऑफ नेगेटिव पार्टिकल्स। कैथोड रे जो होती है वो नेगेटिव पार्टिकल से बनी होती है, नेगेटिव पार्टिकल्स, एंड मेड अप बोल दो, कंसिस्ट ऑफ बोल दो नेगेटिव पार्टिकल्स, एंड लेटर मतलब बाद में देवर नेम्ड एज इलेक्ट्रॉन। बाद में इन कैथोड रे को बाद में चल के क्या नाम दे देगा, इलेक्ट्रॉन नाम दे देगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं ट्रेवलिंग पाथवे, तो इनका जो ट्रेवलिंग पाथवे होता है वो कहां से कहां की तरफ होता है, कैथोड से एनोड की तरफ। अगला पॉइंट ये है कि दे आर डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इनके चारों तरफ अगर आप मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो डिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्यों डिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि नेगेटिव की बनी हुई है, तो किसकी तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी, पॉजिटिव की तरफ। कहने का मतलब जैसे ये मैग्नेटिक प्लेट लगा दी, ये कैथोड रे हो गई, तो ये इधर डिफ्लेक्ट हो जाएगी, इसका नेचर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो कैथोड रे का नेचर कैसा होता है, नेगेटिव। इसके बाद 6 पॉइंट क्या है कि कैथोड रेस हैव मैकेनिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी होती है इनके पास, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे
यूँ समझिए, मान के चलते हैं कि मेरे पास एक ये पेडल है, ऐसे मान लेते हैं, क्या ये एक पेडल है, ठीक है, और यहाँ से ये कैथोड रे आ रही है। अब मैकेनिकल एनर्जी का ये मतलब होता है कि जैसे ही कैथोड रे इस पेडल से टकराती है ना, तो ये पेडल को रोटेट करने लग जाती है, पेडल को घुमाने लग जाती है, और पेडल के घूमने के कारण हम ऐसा कहते थे कि इन कैथोड रे के पास मास होता है, द्रव्यमान होता है, ठीक है, और इनके पास कोई ना कोई वेट होता है, ठीक है ना, इसलिए हम कहते हैं कि इनके पास मैकेनिकल एनर्जी होती है। ठीक, इसके बाद 7वां पॉइंट होता है कि कैथोड रे does not depend on nature of gas because E by M ratio is a constant। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बेसिकली आपने अगर ए गैस की जगह पे बी गैस ले ली या सी, जैसे मान लेते उसके अंदर मैंने हाइड्रोजन गैस ले ली, फिर थोड़ी देर के बाद हीलियम गैस ले ली, है ना, आप कोई भी गैस भर लो, सभी के अंदर कैथोड रे का नेचर सेम होगा। यानी जैसे मैंने ए गैस भर ली, फिर मैंने ई बाय एम रेशो चेक कर लिया, फिर मैंने बी गैस भर ली, मैंने ई बाय एम रेशो चेक कर लिया। आप कैथोड रे ट्यूब में कोई भी गैस भर लो, हमेशा निकलने वाले पार्टिकल का ई बाय एम रेशो जो होता है वो सेम होता है। इसलिए हम इसलिए कहते हैं कि किसी भी एलिमेंट से निकलने वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो एक ही जैसा होता है, अलग अलग नहीं होता। आप चाहे हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकालो, चाहे हीलियम से इलेक्ट्रॉन निकालो, सभी का नेचर सेम होगा, सभी का ई बाय एम रेशो सेम होगा। इसलिए कैथोड रे इस बात पर डिपेंड नहीं करती है कि कौन सी गैस आपने ले रखी है, सभी से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन होगा या नेगेटिव पार्टिकल होगा वो सेम होगा। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि कैथोड रे जो होती है डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस बिकॉज ई बाय एम रेशो जो होता है वो ऑलवेज क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये तो होता है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। इसके बाद सेम टाइप में क्या हुआ कि उसी टाइम के बाद अगला एक्सपेरिमेंट जो हुआ उसका नाम क्या था, एनोड रे एक्सपेरिमेंट। तो अब है ना, कुछ नहीं है, जरा सी प्रॉपर्टीज चेंज है कि जैसे कैथोड रे जो होती है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ट्रेवल करती है। इसमें हम लिखते हैं कि दे ट्रेवल फ्रॉम एनोड टू कैथोड। कहां से कहां ट्रेवल करती है? एनोड से कैथोड की तरफ ट्रेवल करती है। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा, यहां इंपॉर्टेंट बात ये है कि इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस। अब इसका मतलब क्या है? जैसे मान के चलते हैं कि मैंने ए गैस ले रखा था, गैस आयोनाइज्ड हुई, क्या बनाएगी? ए प्लस गैस, और बाहर का निकल गया इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही बी गैस, इसको मैंने आयोनाइज्ड किया, ये क्या बनाएगी? बी प्लस गैस, और यहाँ पे क्या बना दिया? इलेक्ट्रॉन। आप देखेंगे निकलने वाला इलेक्ट्रॉन तो सेम टाइप का है, और यही इलेक्ट्रॉन आगे चल के कौन सा रे बना रहा है? कैथोड रे। ठीक, लेकिन आप देखेंगे ए प्लस और बी प्लस जो है वो अलग अलग है। ये ए प्लस और बी प्लस ही क्या बना रहे होंगे? एनोड रे। बात समझ आ रही है ना? तो आप देखेंगे दोनों गैस का नेचर अलग अलग है, इसलिए जो एनोड रे होती है ना वो अलग अलग गैस की अलग अलग होती है, क्योंकि एनोड रे का ई बाय एम रेशो जो होता है, ई बाय एम रेशो फॉर एनोड रे, वो क्या होता है? चेंज होता रहता है, वेरिएबल होता है। इसलिए ई बाय एम रेशो जो होता है एनोड रे के लिए सेम नहीं होता, अलग अलग होता है। इसलिए एनोड रे इस बात पे डिपेंड करती है कि उसके अंदर गैस कैसी ली गई है। जैसे अगर मैं ले रहा हूं H, मान लेते कि मैंने ले रखा H, हाइड्रोजन गैस ले रखा है, इसको मैंने आयनाइज्ड किया तो क्या बनाएगा? H प्लस, और यह बनाएगा इलेक्ट्रॉन। ऐसे हीलियम गैस ले रखा है, इसको आयनाइज्ड करूंगा तो क्या बनाएगा? हीलियम प्लस और इलेक्ट्रॉन। आप देखेंगे दोनों गैसों का आयनाइजेशन अलग अलग होगा। ये कौन सा रे बनाएगा? एनोड रे। तो एनोड रे इस बात पे डिपेंड करता है कि कौन सी गैस आपने ले रखी है। एनोड रे जो होता है उनका ई बाय एम रेशो अलग अलग होता है, ठीक है ना। और एनोड रे जो होती है वो किसकी तरफ से, एनोड से किसकी तरफ ट्रेवल करती है? कैथोड की तरफ ट्रेवल करती है। हाँ, लेकिन तीसरा पॉइंट ये है कि दे ऑल्सो हैव कौन सी एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी। इनके पास भी कौन सी एनर्जी होती है? मैकेनिकल एनर्जी होती है। इसका मतलब ये भी जो पेडल होता है उसको क्या करती है? रोटेट करती है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से पहले कैथोड रे मतलब पहले इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई और फिर किसकी डिस्कवरी? प्रोटॉन। आप देखेंगे H प्लस क्या है? बेसिकली H प्लस हम कहेंगे प्रोटॉन ही तो है, और क्या है? ठीक है, तो एनोड रे को फिर बाद में चल के कैनाल रेज नाम दे दिया गया था। अब इसकी डिस्कवरी को लेकर थोड़ा सा कंट्राडिक्शन है।
कोई कहता है कि गोल्डस्टीन ने की थी, कोई कहता है रदरफोर्ड ने की थी। तो मेरा मानना है कि एनसीईआरटी में गोल्डस्टीन लिखा हुआ तो आप गोल्डस्टीन ही पढ़ेंगे। एनोड रे की मतलब प्रोटॉन की डिस्कवरी यूं कह दीजिए कि किसने की थी, गोल्डस्टीन ने। और इलेक्ट्रॉन कैथोड रे जो होता है वो किसने किया था, थॉमसन ने। तो एनोड, इसलिए हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, थॉमसन ने, और प्रोटॉन की गोल्डस्टीन ने। बात समझ में आ गई। इसके बाद अगला जो हमारा रहता है, ये तो थ्योरी, जैसे किस तरीके से थ्योरी वगैरह होती है। अगर मैं बात करूं इनके चार्ज वगैरह मास की, तो यहां लिख रहा हूं मैं इलेक्ट्रॉन, यहां लिख रहा हूं मैं प्रोटॉन, इधर लिख रहा हूं मैं न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप जानते हैं, या तो इसको लिखते हैं माइनस ही, या फिर -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। प्रोटॉन को लिखते हैं हम प्लस ई, इसका मतलब +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और न्यूट्रॉन पे आपको पता है कोई चार्ज नहीं होता। मास की अगर बात करेंगे तो 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। यहाँ बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg। और यहाँ बात करेंगे तो ये कितना होगा, 1.675 इंटू 10 कितना आएगा, -27 kg। इसका मतलब न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है प्रोटॉन के मास से, और सबसे कम मास जो होता है वो किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का। सबसे ज़्यादा मास किसका है, थोड़ा ही ज़्यादा है लेकिन ज़्यादा है, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। इसके बाद अगली थ्योरी जो होती है वो होती है डाल्टन्स थ्योरी। अब डाल्टन्स थ्योरी जो है ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ाई जा चुकी है, तो इसमें कोई विशेष अलग बात नहीं है, ठीक है। तो डाल्टन्स थ्योरी के बारे में कुछ बताने लायक नहीं है, ऑलरेडी बताया जा चुका है। तो बस ये पता होगा आपको कि इसने किसके बारे में बताया था, एटम के बारे में बताया था। इसने कहा था कि एटम जो होता है वो इनडिविजिबल होता है, मतलब एटम को आगे अपन डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन बाद में चल के, यानी लेटर, बाद में एटम फर्दर डिवाइडेड, है ना, इनटू डिफरेंट पार्टिकल्स। अब एटम के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन हम मानते हैं कि सबसे ज्यादा जो पार्टिकल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। इसलिए हम लिख देते हैं सेकंड पॉइंट कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, है ना। सो दे वर कॉल्ड, या दे आर कॉल्ड, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को, दे आर कॉल्ड, इनको कहा जाता है फंडामेंटल पार्टिकल। आपसे पूछा जाए कि फंडामेंटल पार्टिकल कौन होते हैं, तो आप क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को कंबाइनली हम कौन से पार्टिकल कहते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल कहते हैं। समझ गए मेरी बात, ठीक है। तो डाल्टन थ्योरी तो आप लोगों ने पढ़ रखी होगी। इसके बाद अगला जो मॉडल आता है उसको अपन क्या कहते हैं, अगला मॉडल आता है उसको अपन कहते हैं थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल क्या कहता है कि एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर, यानी एटम एक धनावेशित गोला है इन विच negative particles are present, like seed in watermelon। थॉमसन ने ऐसे कहा था कि एटम जो होता है ना वो किससे मिलकर बना हुआ है, प्लस और माइनस से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं ये, तो थॉमसन ने कहा था कि नेगेटिव चार्ज जो है वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे वाटरमेलन के अंदर ये सीड हो गए, और ये वाला जो पार्ट हो गया उसने कहा था पॉजिटिव। अब थॉमसन के मॉडल से सिर्फ इतनी बात प्रूफ होती है कि एटम जो होता है ना, एटम वो न्यूट्रल है कंप्लीटली। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, मैं पहले लिख देता हूं कि इट प्रूव्स दैट, ये प्रूफ करता है एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। थॉमसन के मॉडल से पहली बार ऐसा प्रूफ हुआ कि एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का ये मतलब है कि जितना एटम के अंदर नेगेटिव होगा, नेगेटिव को हम वैसे भी आप जानते हैं, नेगेटिव को अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन, तो जितना उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही उसके अंदर क्या होगा, पॉजिटिव।
और इसी पॉजिटिव को हम क्या नाम देते हैं, प्रोटॉन। तो पहली बार ये प्रूफ हुआ कि एटम जो होता है वो कंप्लीटली न्यूट्रल होता है, ठीक है। इसके अलावा ये भी बताया गया कि एटम की जो रेडियस होती है, एटम रेडियस, वो किस रेंज को या किस ऑर्डर को फॉलो करती है। तो एटम की रेडियस फॉलो करती है 10⁻⁻10 मीटर, इसी को अपन 1 एंगस्ट्रॉम भी कहते हैं, ठीक। और इसने कहा था कि जो न्यूक्लियस की रेडियस होती है, न्यूक्लियस रेडियस, वो उसने कहा था कितना होती है 10⁻⁻15 मीटर, इसको अपन 1 फर्मी मीटर भी कहते हैं, शॉर्ट में इसको क्या लिखते हैं, एफ, ठीक है ना। अगर मैं इन दोनों का वॉल्यूम का रेशो निकालूं तो देखिए, एटम की रेडियस को हम क्या नाम दे रहे हैं, 10⁻10 मीटर, और न्यूक्लियस की रेडियस को हम क्या नाम दे रहे हैं, 10⁻15 मीटर। अगर मैं वॉल्यूम निकालूंगा एटम का, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू आप जानते हो 4/3 πr क्या होता है, क्यूब, ठीक है, एटम के लिए। तो वॉल्यूम ऑफ एटम जो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा 4/3, फिर पाई, यहाँ एटम की रेडियस कितनी देर की 10⁻10 ये 3 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगी एटम की रेडियस 4/3 पाई इंटू 10 कितना हो जाएगा -30। इसके बाद अगर मैं बात करूँ वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, तो ये हो जाएगा 4/3, यहाँ आएगा पाई, तो रेडियस भी किसकी आएगी, न्यूक्लियस की, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस 4/3 पाई आर, न्यूक्लियस कितना है 10⁻⁻15 की पावर 3 हो जाएगा, तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस कितना आएगा 4/3 पाई, ये हो जाएगा -45। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं डिवाइड करूँगा एटम के वॉल्यूम को और न्यूक्लियस के वॉल्यूम को, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4/3 पाई इंटू 10⁻30 अपॉन, यहाँ आ जाएगा कितना 4/3 पाई, यहाँ आ जाएगा 10⁻⁻45। ये कैंसिल हो गया, ये बचेगा 10⁻30 प्लस 45। तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ एटम जो आएगा वो आएगा वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इंटू 10 कितना आ जाएगा मेरे पास 50, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। यानी एटम का जो वॉल्यूम होता है वो न्यूक्लियस के वॉल्यूम से 10⁻15 ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब आप इसे समझ लीजिए कि एक क्रिकेट का ग्राउंड है या फुटबॉल का ग्राउंड है, उसमें आपने एक छोटी सी ऑलपिन गिरा दी, तो वो ऑलपिन जो है वो न्यूक्लियस है, और क्रिकेट का जो ग्राउंड है वो एटम है। इतना छोटा पार्ट है, बात समझ में आ रही ना, बहुत छोटा पार्ट है ये, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, देखिए अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि हमारे पास प्रोटॉन का जो मास होता है वो कितना होता है 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg, और इलेक्ट्रॉन का जो मास बताया था मैंने कितना बताया था 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अगर मैं दोनों में कंपेयर करूं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में कौन ज़्यादा है, बड़ा है, वैसे तो दिखाई दे रहा है कि प्रोटॉन का मास जो है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कितना ज़्यादा है वो हम चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.673 इंटू 10⁻⁻27 अपॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31। ऊपर भी kg लिखा हुआ था, नीचे भी kg लिखा हुआ था, kg से kg कैंसिल हो गया, 1.673 इंटू 10⁻⁻27 प्लस कितना आएगा 31 अपॉन कितना आएगा 9.1। तो 1.673 अपॉन 9.1 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 10⁻⁴, ठीक है। इसके बाद आगे सॉल्व करेंगे तो 1.673 अपॉन कितना आएगा 9.1 इंटू 10⁻⁴ का मतलब 1 2 3 4। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 1673 और 0 अपॉन कितना बचेगा 9.1। अगर मैं इसको डिवाइड दूंगा तो डिवाइड देने पर लगभग ये कितना आता है 1837। इसका मतलब मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है लगभग 1837। तो आप ऐसे कह दीजिए कि प्रोटॉन का जो मास होगा ना वो इलेक्ट्रॉन के मास का 1837 टाइम्स है, ठीक है। कहीं 1836 लिखा हुआ है, कहीं 1837 लिखा हुआ है, तो वो कोई इशू नहीं है, लगभग जो है 1837 है, ठीक है, बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से कितना ज़्यादा गुना है, कितना गुना ज़्यादा है, तो कितना गुना ज़्यादा है 1837 टाइम ज़्यादा गुना है, ठीक। प्रूफ मैंने करके दिखा दिया कि कैसे प्रूफ करते हैं। आपको प्रोटॉन का मास याद होना चाहिए, आपको इलेक्ट्रॉन का मास याद होना चाहिए, है ना, पर डेरिवेशन करने का हमारे पास एग्जाम में टाइम होता नहीं है, इसलिए आप डायरेक्ट याद रखेंगे इसको, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। अगला इसके बाद आता है कौन सा मॉडल,
इसके बाद आता है रदरफोर्ड मॉडल। ठीक, इसी का दूसरा नाम होता है एल्फा स्कैटरिंग मॉडल। अब इसमें क्या होता है, देखिए रदरफोर्ड ने क्या किया था कि अल्फा पार्टिकल लिए थे, अल्फा पार्टिकल्स। अब अल्फा पार्टिकल्स हम किसको कहते हैं, तो हीलियम प्लस प्लस, यानी हीलियम पर +2 चार्ज होता है, तो उसी को हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं। इसलिए अल्फा को न्यूक्लियस ऑफ हीलियम भी कहा जाता है ना, हीलियम का नाभिक या हीलियम का न्यूक्लियस कहा जाता है। अब इसने क्या किया था, रदरफोर्ड ने यहां ली थी गोल्ड की फॉइल, तो ये मैंने बना दी गोल्ड फॉइल। ठीक है, और इस गोल्ड फॉइल के पीछे मान लेते हैं इसने एक स्क्रीन रख दी, अभी जैसे स्क्रीन रखी थी, तो ये स्क्रीन मैंने रख दी किसकी, ZNS की। कौन सी स्क्रीन होती है, अभी बताया था फ्लोरोसेंट स्क्रीन होती है। ठीक है, अब आगे क्या होता है कि जो हमारे पास अल्फा पार्टिकल है, इन पे कौन सा चार्ज होता है, तो दिखाई दे रहा है साफ साफ, इन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, दिखा ना He++ लिखा हुआ है, तो अल्फा पार्टिकल पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, अब इसने क्या किया कि अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करवाई, इनके ऊपर क्या करवाई, बम्बार्डेड करवाई। इसका मतलब है कि बौछार करवाई, आप समझिए, यानी फेंकना स्टार्ट किया। अब ध्यान से समझिएगा मेरी बात, जब है ना इसने फेंकना स्टार्ट किया, तो मैं अभी तो देखो गोल्ड फॉइल के बारे में हमें एक्सप्लेनेशन इतना नहीं था, क्योंकि हमें पता ही नहीं था न्यूक्लियस नाम की कोई चीज है, पर अब अभी हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं गोल्ड फॉइल, तो गोल्ड आपको पता है कि मेटल है, ठीक है ना, तो अभी समझाने के हिसाब से हम ये मान लेते हैं कि इसके अंदर प्लस चार्ज है, क्योंकि अब समझाना तो पड़ेगा इसको। तो मैं मान लेता हूं कि एक बार इसके अंदर मैंने ये प्लस चार्ज इस तरीके से बना दिया। ठीक है, बेसिकली ये प्लस चार्ज किसको शो कर रहा है, ये प्लस चार्ज बहुत सारे छोटे छोटे एटम्स को शो कर रहा है। ठीक है ना, यानी हर एलिमेंट में ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे एटम्स होते हैं और उसके अंदर छोटे छोटे न्यूक्लियस होते हैं। मतलब अगर मैं बोल रहा हूं ना कि अगर मैं बोल रहा हूं गोल्ड फॉइल जो है या मेटल है या एलिमेंट है, तो ऐसा नहीं कि एलिमेंट में एक ही एटम होगा, नहीं, एक एलिमेंट में बहुत सारे एटम्स होते हैं और हर एटम में एक न्यूक्लियस होता है, हर एटम का खुद का इलेक्ट्रॉन होता है, हर एटम का खुद का प्रोटॉन होता है, इस तरीके से। तो ये इतने सारे जो मैंने डायग्राम बना रखे, हर एक प्लस का मतलब है न्यूक्लियस, इतने सारे न्यूक्लियस है, कैलकुलेट करना लगभग नामुमकिन है ना, कैलकुलेट करना लगभग नामुमकिन है, तो अंदाजे से मैंने बना दिया। अब होता क्या है कि जैसे ही आप अल्फा पार्टिकल इस गोल्ड फॉइल पे फेंकेंगे, तो फेंकने के बाद इन्होंने देखा कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल ये जो स्पेस दिखाई दे रहा है ना, इसके स्पेस में से निकल गए इस तरीके से, ऐसे देखिए ध्यान से, यहां पर कोई जगह नहीं थी इसलिए बीच में से निकल गए, है ना। फिर इसने देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल जो थे ना, वो इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो गए अलग अलग एंगल पर। अब डिफ्लेक्ट होने का रीजन क्या है बता रहा हूं मैं। और इसने देखा कि एक पार्टिकल जो था 20,000 में से जो एक पार्टिकल था, वो कहीं ऐसी जगह से टकराया, टकराने के बाद वापस मुड़ गया। अब इस डायग्राम से कोरिलेट कैसे करें, चीजों को समझना ध्यान से। जब है ना ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए ना, इसका तो ये मतलब है कि दो न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं, ये दो एटम दिखाई दे, इनके बीच में देखिए कितना स्पेस है, तो स्पेस खाली हो जाने की वजह से अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए। तो हम क्या लिखेंगे कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ जो एटम होता है वो कैसा होता है, होलो बोल दो या एम्प्टी बोल दो, ज्यादातर पार्ट जो होता है वो कैसा होता है, एम्प्टी होता है, इसलिए अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए। अब क्या हुआ देखिए, कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो गए, ये दिखाई दे रहे हैं, ये डिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है आपको, सम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड। अब इसका कारण क्या है, देखिए कारण ये दिया जाता होगा कि मान के चलिए मेरे पास, ऐसे मान लीजिए कि मेरे पास ये अल्फा पार्टिकल है, देखिए कि मेरे पास ये अल्फा पार्टिकल है और ये मेरे पास गोल्ड फॉइल है। अगर अब देखो इस पे अल्फा पार्टिकल पे तो ऑलरेडी मैंने लिख रखा पॉजिटिव चार्ज है। अब यहां पर क्या हुआ कि जब ये डिफ्लेक्शन हुआ, तो डिफ्लेक्शन का एक कारण ये हो सकता है कि इनमें रिपल्सन हुआ। रिपल्सन का मतलब होता है प्रतिकर्षण। डिफ्लेक्शन का क्या कारण हो सकता है, रिपल्सन। क्यों रिपल्सन क्यों हुआ, क्योंकि इस पे तो प्लस चार्ज ऑलरेडी है और ये मेरे पास क्या है, ये गोल्ड फॉइल है, ये मेरे पास अल्फा पार्टिकल है। तो अगर अल्फा पार्टिकल ऐसे निकल रहा होगा, अगर इस पे किस पर, गोल्ड फॉइल पर, अगर इस पर नेगेटिव चार्ज होगा तो अल्फा पार्टिकल नीचे मुड़ता, और अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो अल्फा पार्टिकल दूर जाता। क्यों, क्योंकि इस पे तो ऑलरेडी हमें पता है कि प्लस चार्ज है, किस पर, अल्फा पार्टिकल पर। अब इस पे हमें पता नहीं है, या तो प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है।
अगर प्लस वाला अंदर की तरफ मुड़ जाता, इसका मतलब गोल्ड फॉइल पे माइनस चार्ज होता, और प्लस वाला दूर चला गया, इसका मतलब गोल्ड फॉइल पे प्लस चार्ज है। तो प्लस का दूर जाना ये प्रूफ करता है कि अंदर प्लस चार्ज है, क्योंकि इन दोनों के बीच में रिपल्सन हो रहा है। अब रिपल्सन दो तरीके का हो सकता है। कैसे? एक तो रिपल्सन हो सकता है कि अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सीध में हो इस तरीके से, और दूसरा रिपल्सन क्या हो सकता है कि अल्फा पार्टिकल ऐसे गया और ऊपर मुड़ रहा है। तो देखो यहाँ सीध में नहीं है लेकिन थोड़ा पास में है। तीन बातें हैं मेरे पास, एक अल्फा पार्टिकल इतनी दूर से निकल रहा है, एक अल्फा पार्टिकल बहुत पास में, और एक अल्फा पार्टिकल सीध में। अगर अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सीध में है तो देखो मुड़ गया, मुड़ेगा कितने डिग्री पर? 180 डिग्री एंगल पर, जब बिल्कुल सीध में गया। लेकिन अगर अल्फा पार्टिकल बिल्कुल टच करता हुआ निकला, इस तरीके से ऐसे टच करता हुआ निकला और ऊपर मुड़ गया, ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो दोनों ही केस रिपल्सन के हैं, लेकिन यहां पर रिपल्सन कम हुआ, यहां पर रिपल्सन कम हुआ, लिख देता हूं मैं, लेस रिपल्सन हुआ। अब लेस रिपल्सन क्यों हुआ? क्योंकि अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट एंगल में नहीं था, मतलब 0 डिग्री, बिल्कुल स्ट्रेट में नहीं था, अलाइन, जिसको अपन कहते हैं सेंटर ऑफ लाइन कह सकते हो, लाइन ऑफ एक्शन कह सकते हो, ऐसे। तो लाइन ऑफ एक्शन में नहीं था। अगर लाइन ऑफ एक्शन पे होता तो आता और मुड़ के चला जाता, ठीक। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि सबसे ज्यादा रिपल्सन इसलिए यहां पर हुआ क्योंकि ये बिल्कुल साइन में लिख देता हूं यहां पर, लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन को अपन कहते हैं क्रिया रेखा। क्या नाम देते हैं इसको? क्रिया रेखा। तो अगर अल्फा पार्टिकल बिल्कुल लाइन ऑफ एक्शन पर है तो वो मुड़ गया, और लाइन ऑफ एक्शन से थोड़ा सा भी ऊपर हुआ तो वो देखो ऊपर चला गया। बात समझ में आ रही है ना? तो दूसरा पॉइंट हम ये लिखेंगे, दूसरा पॉइंट हम क्या लिखेंगे? मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, मोस्ट ऑफ द की जगह मैं लिख देता हूं सम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, सम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड एट डिफरेंट एंगल्स। कुछ अल्फा पार्टिकल अलग अलग एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए। इसका रीजन क्या है? बिकॉज बिटवीन गोल्ड फॉइल एंड अल्फा पार्टिकल्स, गोल्ड फॉइल एंड अल्फा पार्टिकल्स, there will be some repulsion, ठीक है। तीसरा पॉइंट हम क्या लिखेंगे कि 1 out of 20,000 पार्टिकल्स आर रिटर्न बैक, रिटर्न बैक का मतलब वापिस आ गए, आर रिटर्न बैक, या इसी को हम लिख देते हैं रीबाउंडेड, मतलब दोबारा आ जाना उसी पाथवे से। अब इसका रीजन क्या दिया? बिकॉज ड्यू टू लाइन ऑफ एक्शन रिपल्सन विल बी डोमिनेंट, रिपल्सन विल बी क्या था? बहुत ज्यादा डोमिनेंट था, रिपल्सन विल बी डोमिनेंट, ठीक है, बात समझ में आ गई? तो हम लिख देते हैं कि होल मतलब सारा का सारा मास, होल मास एंड चार्ज आर ऑक्यूपाइड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम, इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम। सारा मास और चार्ज जो होता है वो एक छोटे से वॉल्यूम में केंद्रित होता है, और इसी को अपन ने नाम क्या दिया था? ऑल्सो कॉल्ड, इसी को अपन ने नाम क्या दिया था? न्यूक्लियस। तो कुल मिला के रदरफोर्ड ने किसकी डिस्कवरी कर दी? न्यूक्लियस की डिस्कवरी कर दी, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसने किसकी डिस्कवरी की थी? न्यूक्लियस की। सारा मास और सारा चार्ज जो है वो एक छोटे से पार्ट में सेंट्रलाइज्ड है, और इसी छोटे से पार्ट को उसने क्या नाम दिया? न्यूक्लियस नाम दिया। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो चुकी है। अब आगे का डिस्कशन जो है अगली क्लास में करेंगे हम। तब तक के लिए ध्यान रखिए और चैनल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।